ईरान की तरफ से भारत के लिए कौन सी गुड न्यूज आई है? खामेनेई के कारण जम्मू कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग क्यों स्टार्ट हो गई? बांग्लादेश की बीएनपी गवर्नमेंट ने 18 महीनों के बाद भारत के साथ कौन सी सर्विस को बहाल किया है? और चाइना ने ईरान की सिचुएशन के ऊपर क्या कमेंट किया है? काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के बारे में। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। ईरान से गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि ईरान की एजुकेशन एंड साइंस मिनिस्ट्री ने अभी कुछ ही घंटे पहले अनाउंस किया है कि भारत के स्टूडेंट्स जो ईरान के अंदर फंसे हुए हैं उनको लैंड बॉर्डर के जरिए देश से एग्जिट करने की परमिशन दे दी गई है। भारत के साथ साथ और भी कंट्रीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो अपने देश वापस जाना चाहते हैं वो भी लैंड बॉर्डर्स के जरिए ईरान से एग्जिट लेकर पड़ोसी देशों में जा सकते हैं। ईरान की एजुकेशन एंड साइंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा है कि स्टूडेंट्स के जो भी टर्म एंड एग्जाम्स हैं उनको बाद में नई डेट्स अनाउंस करके अलग से कंडक्ट करवाया जाएगा और जो भी अफेक्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको अपनी मेडिकल डिग्रीज टाइम के ऊपर कंप्लीट करने दी जाएगी। इसके साथ ही एजुकेशन एंड साइंस मिनिस्ट्री ने ईरान में एक नोटिफिकेशन जारी करके कहा है कि सभी यूनिवर्सिटीज के ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स को लैंड बॉर्डर के जरिए देश से बाहर निकालने में जरूरी मदद और पूरी तरह से कोऑपरेशन प्रोवाइड करें। साथ ही सभी यूनिवर्सिटीज को अब नई एंड ऑफ टर्म एग्जाम्स के लिए ऑल्टरनेटिव डेट्स अनाउंस करनी होंगी और प्रैक्टिस कंडक्ट करने के लिए नए टाइम शेड्यूल का ऐलान करना होगा। अब इस अनाउंसमेंट के बाद भारत अपने ऑप्शंस को तलाश कर रहा है कि जो 1200 से लेकर 1500 स्टूडेंट्स ईरान के अंदर फंसे हुए हैं इनको लैंड बॉर्डर के जरिए इवैक्यूएट करके वापस कैसे लाया जाए और जल्दी कोई नया ऑपरेशन लॉन्च किया जा सकता है। सबसे पहली प्रायोरिटी है ईरान से इवैक्यूएशन करने की, उसके बाद इजराइल और फिर मिडिल ईस्ट के बाकी देशों से। ईरान के पड़ोसी देशों के ऊपर नजर डालें तो भारत के पास दो ऑप्शन है जिनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है और वो है तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिया। ईरान के पड़ोस में वैसे तो कई सारे देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, अर्मेनिया, इराक और टर्की, लेकिन प्रैक्टिकलिटी और सिक्योरिटी एंगल से देखें तो ऑप्शंस भारत के पास लिमिटेड हो जाते हैं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिलेशंस ऑलरेडी काफी टेंस चल रहे हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये भी एक दूसरे के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं और स्ट्राइक्स कर रहे हैं। तुर्कमेनिस्तान एक बेटर ऑप्शन है जिनके साथ भारत के रिलेशंस भी अच्छे हैं। टर्की वाला रूट भी काफी लंबा हो जाएगा और टर्की के साथ भी कुछ खास भारत के टाइज नहीं है। और बाकी बचा इराक, तो इराक का बॉर्डर भी काफी कॉन्फ्लिक्टेड है। अजरबैजान के साथ तो आपको पता है कि भारत के रिलेशंस अब धीरे धीरे काफी खराब हो रहे हैं। और पीछे बचा अर्मेनिया जिसके साथ भारत के रिलेशंस और डिफेंस टाइज लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। इसलिए तुर्कमेनिस्तान और अर्मेनिया ये दो ऑप्शन है जो भारत के पास काफी सेफ है। एंड आपको याद होगा पिछले साल इजराइल और अमेरिका ने मिलकर जून 2025 में भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर स्ट्राइक्स की थी। उस समय भी भारत ने ऑपरेशन सिंधु चलाया था एंड इजराइल और ईरान दोनों से अपने स्टूडेंट्स और नागरिकों को इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया था। उस समय भी जो ईरान से इवैक्यूएशन हुई थी वो भी अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के लैंड बॉर्डर्स के जरिए ही हुई थी। इन दोनों देशों के लैंड बॉर्डर्स के जरिए स्टूडेंट्स को बसेस और गाड़ियों में बिठाकर अर्मेनिया और तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर पर लाया गया और वहां से फिर इंडियन एयरफोर्स ने इनको इवैक्यूएट करके भारत वापस लाया था। सेम ऑपरेशन एक बार फिर से देखने को मिल सकता है क्योंकि ईरान, इजराइल और अमेरिका की लड़ाई ये काफी हफ्तों तक चलने वाली है एंड अब इसके अंदर काफी सारे देश और मिडिल ईस्ट के कई अरब देश कूद गए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के ऑलमोस्ट हर एक अरब देश के ऊपर मिसाइल अटैक कर लिए हैं और न सिर्फ यूएस मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाया है बल्कि एयरपोर्ट, हाई राइज बिल्डिंग्स और सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसीलिए पॉसिबिलिटी है कि ये युद्ध लंबा खींच सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। न्यूज निकल कर आ रही है कि कश्मीर में आज दूसरे दिन भी लोग सड़कों के ऊपर उतर आए थे और अयतुल्ला खामेनेई की मौत के ऊपर मातम मना रहे थे। आज दूसरे दिन भी जम्मू कश्मीर में खासकर कश्मीर के अंदर बंद की कॉल दी गई थी और कुछ एरियाज में जब पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रोटेस्टर्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की तो प्रोटेस्टर्स ने जे पुलिस और सीआरपीएफ के ऊपर स्टोन पेल्टिंग भी की है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जम्मू कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी की कुछ घटनाएं आज श्रीनगर में देखने को मिली हैं, जिसके बाद सिक्योरिटी पर्सनल्स को टीयर गैस भी फायर करनी पड़ी थी। न्यूज आ रही है कि कश्मीर में प्रोटेस्ट में काफी वायलेंस देखने को मिली है। हालांकि वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक ये नंबर अभी तक सामने नहीं आया है कि इस पूरी वायलेंट प्रोटेस्ट के अंदर कितने लोग इंजर्ड हुए हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कश्मीर में कई जगह पर प्रोटेस्टर्स ने वायलेंस की है एंड आर्टिकल 370 टूटने से पहले जिस तरह से वहां पर पत्थरबाजी हुआ करती थी सेम चीज आज अयतुल्ला खामेनेई की मौत के बाद भी देखने को मिली है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश और भारत को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि तारिक रहमान की बीएनपी गवर्नमेंट ने भारत के साथ मैत्री बस सर्विस को वापस से रीस्टार्ट करने की परमिशन दे दी है और अगरतला, ढाका, कोलकाता रूट के ऊपर ये जो मैत्री बस सर्विस चला करती थी एक बार फिर से दोनों देशों के बीच स्टार्ट हो गई है। शेख हसीना के जाने के बाद प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने इस बस सर्विस को रोक दिया था, लेकिन अब तारिक रहमान के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद
बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट ने भारत के साथ ये मैत्री बस सर्विस वापस से रिस्टार्ट कर दी है। पिछले 18 महीने से बस सर्विस बंद थी, लेकिन अब 18 महीनों के बाद ये सर्विस स्टार्ट हो रही है और दोनों देशों के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्रूड ऑयल के प्राइसेस को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत में लगातार दूसरे दिन भी 10% के ऊपर का उछाल देखने को मिला है और आज के ट्रेडिंग सेशन में तो ब्रेंट क्रूड ऑयल 13% के उछाल के साथ $82 पर बैरल तक आ गया है। नॉर्मली क्रूड ऑयल की कीमत 60s की रेंज में होती है, यानी कि $60 पर बैरल के आसपास फ्लोट करता रहता है, लेकिन ईरान सिचुएशन की वजह से मिडिल ईस्ट के सभी देश, सभी क्रूड ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज इस वॉर की चपेट में आ गई हैं। इसलिए अचानक से क्रूड ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बढ़ रही हैं और अगर ये वॉर और भी लंबा खिंचता है तो इसके कारण प्रोडक्शन कट भी देखने को मिल सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रूड ऑयल एक बार फिर से $100 पर बैरल को टच कर सकता है और ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें बढ़ने के कारण क्या भारत के अंदर सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाती है या फिर नहीं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है चाइना से, जिसने ईरान इजराइल सिचुएशन में अचानक से एक इंटरेस्टिंग स्टैंड ले लिया है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री ने सबसे पहले तो ईरान के ऊपर इजराइल और अमेरिका के हमले का विरोध किया था, लेकिन आज चाइना के विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें डिमांड की है कि गल्फ के जितने भी देश हैं इन सबकी सॉवरेनिटी, सिक्योरिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान किया जाना चाहिए। ईरान जो आज की डेट में मिडिल ईस्ट के बाकी देशों के ऊपर हमले कर उनको भी जो चपेट में ले रहा है उसका चाइना ने विरोध किया है और चाइना ने कहा है कि बाकी देशों के ऊपर हमले करना, बाकी देशों को टारगेट करना चाइना के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है। इसके साथ ही चाइना की गवर्नमेंट ने आज बताया है कि चाइना ने ईरान से अपने नेशनल्स की इवैक्यूएशन पहले ही स्टार्ट कर दी थी और लैंड बॉर्डर्स के जरिए अभी तक चाइना ने अपने 3000 चाइनीज नेशनल्स को ईरान से एग्जिट करवा लिया है। वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक भारत की सरकार ने ईरान की सिचुएशन के ऊपर अभी तक कोई भी स्टेटमेंट जारी नहीं की है और न ही ईरान से इवैक्यूएशन ऑपरेशन स्टार्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान से। न्यूज निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान में यूएस कॉन्सुलेट्स के ऊपर हमलों के बाद यूएस एम्बेसी और कॉन्सुलेट्स ने सारी वीजा अपॉइंटमेंट्स को बंद कर दिया है, यानी कि अगले नोटिस तक पाकिस्तान के लोगों को वीजा इशू नहीं किया जाएगा। अगले नोटिस तक सभी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करने की डायरेक्शंस दे दी हैं। इसके साथ ही अमेरिका की एम्बेसी ने कहा है कि हम पाकिस्तान में रह रहे सभी यूएस सिटीजन्स को सलाह देते हैं कि वो लोकल न्यूज के ऊपर नजर रखें, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी का ध्यान रखें, अपने आसपास के माहौल से अलर्ट रहें, बड़े झुंड या भीड़ से दूर रहें और यूएस सिटीजन्स पाकिस्तान में ये भी इंश्योर करें कि उनकी स्टेप रजिस्ट्रेशन अपडेटेड हो और अपनी आईडी प्रूफ वो हमेशा अपने साथ रखें। ये कहना है यूएस का पाकिस्तान को लेकर। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और कनाडा के बारे में। न्यूज निकल कर आ रही है कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर और प्रधानमंत्री मोदी की प्रेजेंस में भारत और कनाडा ने यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। इस डील के बारे में कहा जा रहा था कि ये यूरेनियम सप्लाई एग्रीमेंट $3 बिलियन के अराउंड क्लोज होगा और अगले 10 साल के लिए साइन किया जाएगा, लेकिन ये डील भारत ने मात्र $2.6 बिलियन में क्लोज कर दी है। कनाडा की नई गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने भारत के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने के लिए काफी कमिटेड लग रहे हैं। यूरेनियम सप्लाई के साथ साथ कनाडा ने भारत के साथ मिलकर छोटे मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एडवांस रिएक्टर्स की प्रोडक्शन में भी कोऑपरेट करने के लिए भारत के साथ एग्रीमेंट साइन कर लिया है। मसला ये है कि यूरेनियम के मामले में भारत का हाथ थोड़ा टाइट है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन बहुत ही लिमिटेड है, ऊपर से जो क्वालिटी भारत के अंदर प्रोड्यूस होती है वो भी सफिशिएंट नहीं है। जबकि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल यूरेनियम मार्केट पिछले कुछ सालों से काफी वोलेटाइल चल रही है। प्राइसेस कभी भी स्पाइक कर जाते हैं और जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वॉर्स की वजह से सप्लाई चेन डिसरप्ट हो सकती है। मगर न्यूक्लियर प्लांट्स को तो लगातार यूरेनियम फ्यूल चाहिए होता है। फ्यूल होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ऐसे में भारत ने कॉन्टैक्ट किया कनाडा को। अब कनाडा दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दुनिया भर में दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर देश है, जो कि ग्लोबल आउटपुट का लगभग 13 से 15% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है। और भारत की बात करें तो हम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एनर्जी कंज्यूमर देश हैं। भारत इस समय तेजी से ग्रो कर रहा है। देश में पावर की डिमांड काफी तेजी से ग्रो हो रही है। ऐसे में पावर डिमांड को कैटर करने के लिए भारत न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर काफी हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। भारत अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को साल 2047 तक 10 गुना बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाना चाहता है। इसलिए लॉन्ग टर्म यूरेनियम सप्लाई भारत के लिए एक तरह से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी बन गई है, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर तो हम बना लेंगे लेकिन उसके अंदर फ्यूल यानी कि यूरेनियम हमें चाहिए होगा। भारत के पास डिमांड है और कनाडा के पास सप्लाई। पहले जब जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय ये डील पूरी तरह से रोक दी गई थी, लेकिन अब गुड न्यूज ये है कि कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने के आने के बाद दोनों देशों ने डील आपस में साइन कर ली है और अगले 10 सालों के लिए भारत को अब कनाडा यूरेनियम फ्यूल सप्लाई करता रहेगा। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है।
सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।